सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। फिर हम लोग शिफ्ट भी पढ़े थे। थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखिए, उसका पहला केस था जब ऑब्जर्वर जो हो कहाँ पे हो, रियल मीडियम में, और ऑब्जेक्ट जो है डेंस मीडियम में, है ना। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट जो है डेंस मीडियम में, वो थोड़ा उसको ऊपर नज़र आता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट जो होता है रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम को फिर से समझते हैं। हालांकि हम पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में, फिर से आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, ये जो टोटल डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, है ना, और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ किसका है? जो इमेज हमें दिख रहे हैं इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, और ये जो है रियल डेप्थ है। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ में, है ना। देखिए, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट उल्टा दिया है, चलेगा कोई बात नहीं। आप इसको आई आर मान सकते हैं। ये आर है, आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आई, है ना। ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देख सकते हैं, और ट्रायंगल ए आई बी को देख सकते हैं, है ना। टेन थीटा लिया गया है, और टेन जो होता है साइन आई सिमिलर होता है। ठीक है, और उस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, कहाँ गए? ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, है ना, स्नेल्स लॉ। क्योंकि एयर का हम लोग 1 लेके चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और साइन आई बाई साइन आर कितना आ जाएगा? तो ए ओ बाई ए आई आ जाएगा। ठीक है, ए ओ, देखिए ए ओ क्या है? डी है, और ए आई क्या है? एपरेंट डेप्थ डी डैश मान लीजिए। ठीक है, तो ए आई जो है, यहाँ से देखेंगे तो ए आई जो हो जाएगा ए ओ बाई म्यू हो जाएगा। यानी ए ओ कितना है? डी है, तो डी बाई म्यू, यही है आपका एपरेंट डेप्थ, है ना। म्यू टाइम्स घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी एपरेंट, ए आई जो है डी एक्चुअल बाई म्यू, याद रहेगा। अगर एयर के अलावा कुछ और मीडियम हुआ, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी म्यू डी बाई क्या हो जाएगा? म्यू आर, है ना। म्यू डेंसर बाई म्यू रेयरर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू डी आर, है ना। ठीक है, बट एयर है इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। अगर कुछ और मीडियम होता तो 1 नहीं होता, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयरर हो जाता। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट है। शिफ्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उससे इमेज कितना शिफ्ट हो गया, इसको हम लोग शिफ्ट बोलते हैं ना। आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे शिफ्ट के बारे में। तो देखिए, टोटल पहले कितना था? डी था, अभी कितना हो गया? डी बाई म्यू। तो शिफ्ट कितना हो गया? तो डी माइनस डी बाई म्यू, है ना। डी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, दिस इज द शिफ्ट, है ना। इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और शिफ्ट बोल सकते हैं कि कितना शिफ्ट हो गया है ऑब्जेक्ट, है ना, अपने ओरिजिनल लोकेशन से। और हमें जो दिख रहा है वो क्या दिखता है? इमेज दिखता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको अच्छे से? चलिए, यहाँ पे तो एक ही मीडियम था, और दूसरे मीडियम से हम देख रहे थे। मान लीजिए कि बहुत सारा मीडियम हो, म्यू 1 हो, म्यू 2 हो, म्यू 3 हो, म्यू 4 हो, है ना, और D1 D2 D3 उसका लेयर दिया हुआ है। और तब आपसे पूछेगा बताइए डी एपरेंट क्या हो जाएगा, तो हम देखिए डायरेक्ट सबको ऐड कर देंगे। D1 बाई म्यू 1 प्लस D2 बाई म्यू 2 प्लस D3 बाई म्यू 3, है ना। तो यहाँ से हम डी एपरेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट कितना हो जाएगा? तो डी, पहला केस में D1 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस D2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखना है ना। इतना समझ में आया? चलिए, इसका उल्टा देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेयरर में हो और देखा कहाँ से जाए? डेंसर मीडियम से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें ऑब्जेक्ट दूर नजर आएगा। कितना टाइम्स? तो म्यू टाइम्स दूर नजर आएगा, है ना। इसका हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखिए। यहाँ पे देखिए,
म्यू टाइम्स जो है वो हाइट बढ़ जाता है। पहले एच था, अभी कितना हो गया, म्यू एच हो गया। ठीक है, और शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो म्यू एच माइनस एच यानी म्यू माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाते चलता हूँ न्यूमेरिकल्स। बोला है कि अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास स्लैब, है ना। ग्लास स्लैब को एक पेज के ऊपर रख दिया गया है जो प्रिंटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 1.5 है, और वो जो स्लैब है उसका डेप्थ कितना है, तो 9 सेंटीमीटर पे है। यानी जो लेटर है वो 9 सेंटीमीटर पे एक्चुअल में है, बट हमें क्या दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा। बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपियर्स टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। टॉप से देखेंगे तो अब आपको शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो जो लेटर है पेज पे आपको ऊपर नजर आएगा। तो बोला है कितना से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बोलिए, 1/1 माइनस म्यू इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। यानी आपको 3 सेंटीमीटर ऊपर नजर आएगा, जो उसका एक्चुअल पोजीशन है लेटर का। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है, आसान आसान है। कंसिडर द सिचुएशन एज सोन इन डायग्राम, है ना। एक मछली है पानी में और एक चिड़िया है ऊपर। ठीक है, जो पंछी है, चिड़िया है, एच हाइट पे है, और ये जो है मछली डी डेप्थ में है फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, बाहर एयर है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जो स्पैरो है एंड फिश सीन बाय स्पैरो। स्पैरो को ये जो है मछली कितना डिस्टेंस पे दिख रहे है ना, और सेकेंड है फिश, फिश जो है पंछी को कितना डिस्टेंस पे देख पा रहे हैं। तो देखिए इस बर्ड के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एच तो एयर में ठीक रहेगा, बट पानी में क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स घट जाएगा, यानी एच प्लस डी बाई म्यू। ठीक है, देखिए है ना, घट जाता है, बट मछली को दूर नजर आएगा। ये तो डिस्टेंस डी है ही, ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू एच। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी प्लस म्यू एच। समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि आसानी होता है, बट हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में अभी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट आने से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अलग अलग मीडियम के लिए 1 2 3 स्लैब रखा हुआ है और बीच में गैप भी दिया है। ठीक है, पूछा है कि कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो अलग अलग शिफ्ट निकाल लेंगे अलग अलग मीडियम का, और सबको हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल शिफ्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के कारण रिफ्रैक्शन होगा, तो उसका कुछ कंसेप्ट है। देखिए पहला बोला है कि नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मतलब ग्लास को हम सीधा रखेंगे और उसके कारण जो शिफ्ट होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, है ना। सिमिलर केस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं शिफ्ट का। ठीक है, सिमिलर पैटर्न का आएगा। और हमेशा याद रखिए इस केस में जो शिफ्ट होगा एलोंग द इंसिडेंट रे होगा। शिफ्ट इज ऑलवेज एलोंग द इंसिडेंट रेज। देखिए ये इंसिडेंट रेज था, इसी के अलोंग शिफ्ट हुआ है ना। और शिफ्ट का जो वैल्यू है हमेशा सेम रहता है, वही जो पहले हम जो पढ़े हैं ना, 1/1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी। टी जो है थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब है। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक ही फार्मूला दिया है, उसको याद रखना है आपको। शिफ्ट कितना हो जाता है, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी टाइम्स, है ना। इसका डेरिवेशन है बट हम नहीं देख रहे हैं उसको, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। और ये नॉर्मल शिफ्ट है ना। इसमें जो ग्लास स्लैब है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस रखा गया है। देखिए ये जो ग्लास स्लैब है इसमें सरफेस पे पैरेलल रखा हुआ है ना, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो शिफ्ट है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें उतना अच्छा डाटा नहीं दिया है लेटरल शिफ्ट का। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, है ना। इसका डेरिवेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पे एक इसका एक प्रूफ दिया हुआ है ना।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, हालांकि हम डिटेल में नहीं जाना चाहते थे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये इंसिडेंट रे है ना, और ये फाइनल आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। ठीक है, देखिए ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो जाएगा, तो ये एंगल जो है आई माइनस आर है ना, डायग्राम में दिख रहा है। स्लैब का जो थिकनेस है टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है ओ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, और यहाँ पे देखिए यूज किया हुआ है। ठीक है, यूज करने के बाद आप वहाँ से एक रिलेशन निकाल देंगे। ठीक है, और रिलेशन ये निकलेगा कि जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या है, फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम ट्रायंगल ओ एम और पी को देखेंगे है ना। हमें टी मालूम है, थिकनेस मालूम है ना, हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस आर। कॉस आर क्या होता है, तो टी बाई दिस मच है ना। तो ये निकालना है हमें, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स मान लीजिए इसको, अब थोड़ा देर के लिए एक्स मान लेते हैं। ये जो एक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, टी बाई कॉस आर है ना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हमें ये डिस्टेंस मालूम है ना, और ये एंगल मालूम है। तब ट्रायंगल ओ पी और क्यू को ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, देखिए ये 90 डिग्री है यहाँ पे है ना, तो साइन आई माइनस आर क्या हो जाएगा बोलिए, दिस डी बाई एक्स है ना। और एक्स हमें पहले से पता है कितना है, तो वहाँ उसको इस जगह पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें एक आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी साइन आर, साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। और कॉस आर को हम लोग सेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना, टी साइन आई माइनस आर, और कॉस आर को लिख सकते हैं सेक आर है ना। आपको ये समझ में आया, या फिर मैं थोड़ा सा बना दूँ। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, तो टी बाई एक्स, देखा। और यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई टी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी टी नहीं एक्स, एक्स ना, हाँ, यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन आर, सॉरी आई माइनस आर है ना। और एक्स का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे टी बाई कॉस आर, तो हमें एक डाटा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत रेयर चांस रहेगा है ना। फिर वहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करके फाइनल रिजल्ट ये है, बट आपको ये रिजल्ट याद रखना है, इसको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, डाटा पुट करने वाला, पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं है ना। चलिए इतना समझ में आया। फिर आपका रिफ्लेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल स्लैब, एक से ज़्यादा स्लैब होगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, सिंपल एडिशन रहेगा, सबको ऐड कर देना है ना। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ था जो हम उधर प्रूफ में देखे हैं। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है ना। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आया। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़े थे, और एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, वहीं पे हम लोग शिफ्ट पढ़े थे। शिफ्ट क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज कितना शिफ्ट हो गया है ना। अगर हम रेयर से डेंसर में देखेंगे तो इमेज हम ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट होता है, अगर डेंसर से रेयर में देखेंगे तो ऑब्जर्वर से दूर चला जाता है शिफ्ट, है ना। इतने तक समझ में आया। चलिए उसके बाद हमें पढ़ना है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। देखिए क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आता भी है बहुत बार। तो देखिए क्रिटिकल एंगल और एंड क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए कब पॉसिबल है, मैं आपको थोड़ा सा
डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये रेयरर है ना, रेयरर और नीचे वाला डेंसर है। म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे म्यू का वैल्यू इधर लिख देता हूँ, म्यू का वैल्यू 2 है। तो ये डेंसर मीडियम है और ये जो है आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, चलिए यहाँ से मान लीजिए कि रे आया, ये इंसिडेंट एंगल है ना। अब जानते हैं डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, यानी जो रे है दूर चला जाएगा इस तरह से, है ना। अब क्या कीजिए, इंसिडेंट एंगल को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दीजिए। ठीक है, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये ऐसे नहीं जाके ऐसे चला जाएगा। अगर और थोड़ा अगर बढ़ा देंगे इंसिडेंट एंगल को तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ जाएगा और बढ़ के ये सीधा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90, है ना। ये समझ में आया आपको। तो इस एंगल, यहाँ पे जो एंगल है ये I1 ले लीजिए, ये I2 ले लीजिए और ये I3। ये जो I3 है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। क्यों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया है, अलोंग द बाउंड्री चला गया है ना। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, बाउंड्री से पास कर रहे हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया, 90 हो गया है। तो बोला गया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और इससे थोड़ा ज़्यादा एंगल होगा, अगर इंसिडेंट एंगल जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो रे है क्या हो जाएगा, फिर से सेम जो मीडियम है उसमें रिटर्न आ जाएगा। द प्रोसेस इन विच जो आपका रे है फिर से सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द रे रिबाउंड्स या बैक इन द सेम मीडियम, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये समझ में आया। चलिए अब इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखते हैं, इधर बुक में देखते हैं डायरेक्ट, है ना। बोला गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, है ना। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम इंक्रीजेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज इन द रेयर मीडियम। इंसिडेंट को जितना बढ़ाओगे आर उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इंसिडेंट को इतना बढ़ा दो ताकि आर कितना हो जाए, 90 हो जाए। इस एंगल उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो साइन सी मतलब क्रिटिकल लिया जा रहा है, हम लोग थीटा सी से लिखे थे, बाई साइन 90 इक्वल टू क्या होगा, म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। ठीक है, तो यहाँ साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो साइन सी क्या हो जाएगा, म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। मैक्सिमम केस में जो डेंसर रेयर मीडियम जो होता है वो एयर होता है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा सी जो हो जाता है वो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, है ना। मैक्सिमम केस में आपका म्यू रेयर 1 होता है क्योंकि एयर ही रहता है ना, और म्यू डेंसर को म्यू से लिखा जाता है, बट ये रियल फार्मूला है। ठीक है, जो ऊपर जो फिनोमेनन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा पढ़ लेते हैं। फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन मस्ट बी ओबेड। क्या क्या कंडीशन है देख लीजिए। द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना। ये तभी हो सकता है जब रे जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होगा तभी TIR हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना।
व्हेन द रेयर मीडियम 1 होगा तो म्यू डी को म्यू लिखेंगे, और ये आपको याद रखना है, सी से लिखो या थीटा सी से, है ना। याद रहेगा आपको फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स 1/μ, या बोल सकते हैं म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, है ना। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। किसका बोलिए, TIR का, है ना। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, है ना। कुछ कुछ जो मीडियम प्रिज्म है, प्रिज्म आप बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, वो क्या करता है, जितना भी लाइट उस पर गिरता है सबको वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, और वो उसके अंदर क्या होता है, TIR होता है। इसलिए हमें जो डायमंड जो दिखता है वो ब्राइट दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी लाइट जाता है वो डायरेक्ट पास नहीं होता है, उसके अंदर रह जाता है, रह के क्या करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायमंड होता है वो उसके अंदर का जो मटेरियल है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो डेंसर मीडियम है, और बाहर का मीडियम रेयरर मीडियम है ना। तो लाइट एक बार जब उसमें एंट्री मारता है तो वो डेंसर से रेयरर ज़्यादा समय TIR कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है अंदर लाइट जाने के बाद ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अंदर ही, है ना। तो इसलिए हमें वो चमकीला नज़र आता है, ब्राइटनेस। ठीक है, और यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है आपको समझने के लिए। फिर है दूसरा एप्लीकेशन है उसका ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर एक मटेरियल है, देखिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन ट्यूब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू without being refracted into the air or another external medium. Optical fiber works on the principle of total internal reflection, है ना। उस फाइबर के अंदर अगर जो भी आप सिग्नल भेज रहे हैं, जो भी लाइट भेज रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, टोटल के टोटल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है ना। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज देखे होंगे, जो हम लोग बात करते हैं, कॉल करते हैं ना, तो हमारा जो साउंड एनर्जी है वो किसके थ्रू जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही जाता है। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो भी सिग्नल आता है आपका जंक्शन से, इंटरनेट का जो जंक्शन है गूगल से, जहाँ से भी आता है, वो किसके थ्रू आता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए उसका ये स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर का। इसके अंदर जो भी साउंड जाए, जो भी एनर्जी जाए, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, कुछ भी एब्जर्व नहीं करता है। इसका यूज क्या है, तो ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल, जितना भी सिग्नल है इलेक्ट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, सब यही ट्रांसमिट करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। बहुत सारा यूज है ना। आप लोग देखे होंगे लैंड जो आपका सिग्नल के लिए, जो बात करने के लिए जो पाइप डालते हैं, सिग्नल पाइप, वो सब ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। विजुअल द एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टोमक का जो भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो एंडोस्कोपी करते हैं, उसके अंदर जो पाइप डालते हैं, वो भी ऑप्टिकल फाइबर होता है ना। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सम और अदर एग्जाम्पल है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ड्यू टू द, अभी आपको समझाया था डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी लाइट जाता है वो क्या करता है, तो TIR करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके वजह से वो ब्राइटनेस नजर आता है। साइनिंग ऑफ एयर बबल इन द वाटर ऑल्सो ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब आप सुबह सुबह उठते होंगे तो वाटर बबल जो होता है ग्रास के ऊपर, है ना, वो चमकीला नजर आता है। क्यों? क्योंकि उससे जो भी लाइट पास करता है वो क्या कर देता है, उसको TIR करा देता है ना। उसके अंदर जो भी लाइट जाएगा पहले ही क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो बाहर निकलता है, इसलिए हमें ब्राइटनेस नजर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है फिनोमेनन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। ठीक है, तो ये भी क्यों होता है, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें मिराज नजर आता है ना। चलिए, इतना समझ में आया आपको। तो एक दो एग्जाम्पल है, आसान आसान रहता है, आप कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूला पुट करना होता है मैक्सिमम प्लेस पे, है ना। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। देखिए बोला गया है कि एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ बिलो ऑफ द वाटर।
है ना, एक सोर्स रखा हुआ है वाटर के अंदर। फ्लोटिंग ओपिक डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सो दैट द बल्ब इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, ये जो है लाइट सोर्स है ना, और क्या होगा, ये कब तक लाइट हमें दिखेगा, जब तक कि जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट सेम मीडियम में पास कर जाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो हमें कब तक बाहर नज़र आएगा, जब तक कि क्रिटिकल एंगल नहीं हो जाता है। क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो लाइट सेम मीडियम में चलाएगा तो हमें बाहर लाइट नहीं दिखाई देगा, यानी इतना रेडियस का हमें जो पार्ट है वो हमें दिखेगा, तो हमें वो रेडियस निकालना है ना। ध्यान से देखिए, हम लोग क्रिटिकल एंगल तक जाएंगे थीटा सी तक, है ना। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा से बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ तक हमें दिखाई देगा, ये वाला पार्ट तक, ये पार्ट तक हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये रेडियस है हमारा। ठीक है, ये एच हाइट है, ये आर रेडियस है। थीटा सी क्या होता है तो आप भी जानते हैं, थीटा सी होता है साइन इनवर्स 1/μ, बाहर एयर है ना। ठीक है, तो हमें थीटा सी मालूम है, ये थीटा सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है देख लेते हैं। साइन थीटा सी 1/μ है ना, और यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, R/H, है ना। तो टेन थीटा हो जाएगा R/H, यानी R इक्वल टू हो जाएगा H टेन थीटा। और देखिए साइन थीटा जो है 1/μ है, तो वहाँ से हम टेन निकाल सकते हैं। P/ क्या है, H है, तो वहाँ से B निकाल सकते हैं, यानी R इक्वल टू क्या आ जाएगा, H/दिस मच, है ना। टेन थीटा सी को साइन थीटा सी से टेन थीटा सी निकाल सकते हैं ना आप, मैं निकाल के दिखाऊँ। देखिए P कितना है, 1 है, H म्यू है, तो B कितना हो जाएगा, तो H² माइनस P², यानी μ² माइनस 1 का स्क्वायर 1 का रूट ओवर, है ना। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, तो B/H, है ना। हाँ, रुकिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो B/H, तो B थोड़ा सा उधर उधर लग रहा है, हाँ। तो देखिए साइन थीटा से कितना आ गया, 1/μ, है ना, यानी P/H, H का वैल्यू, और टेन थीटा क्या होता है, P/B, है ना, तो P/B। ठीक है, ठीक है, तो B का वैल्यू इतना है और P का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ऊपर 1 है। ठीक है, ठीक है, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉरी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ये आपका एक असाइनमेंट है, मैं आपको स्लोली मूव करूँगा, आप पॉज करके वीडियो को आप असाइनमेंट देख लीजिएगा, है ना। मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, नहीं होगा तो डाउट बोलिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आपका टोटल 18 क्वेश्चन है, नीचे भी है, टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 20 क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, है ना, एक अलग सा पार्ट है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, चलिए।